स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे, बात करेंगे क्लास 9 के कोर्स पे जो है कार्य यानी कि वर्क। तो बात करेंगे वर्क पे। व्हाट इज वर्क? तो जरा देख लेते, पहले समझ लेते हैं कुछ बातों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये बुक है मेरे हाथ में और इस बुक पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा करके अगर इस फोर्स लगा के से हम फोर्स की डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, विस्थापित कर दे रहे हैं। फोर्स लगाया और इसे डिस्प्लेस किया। तो यदि जो फोर्स लगाकर किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क होता है। यानी डिस्प्लेसिंग ए बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड वर्क। आर वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स की डायरेक्शन में कोई बॉडी अगर मूव करती है, जितना मूव करेगी, तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलेंगे क्या? वर्क। उतना ही कार्य किया जाएगा। मान लेते ये दीवार है, अगर इस दीवार पर मैं फोर्स लगाऊं और ये दीवार मूव ना करे, अगर ये दीवार मूव नहीं करती है तो इसका मतलब है कि कोई भी वर्क नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। एक बार समझ लेते हैं। वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? So displacing a body by applying force is called work. Displacing a body by applying force is called work. What is now the formula of work is equal to force into displacement along force. आपके कोर्स में इतना ही है 9th के क्लास में, तो इतना ही हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। क्लियर है? अब बात करेंगे फार्मूला का, तो W इक्वल टू होता है F इनटू S। अब दूसरी बात देखा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर है कि स्केलर? तो ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और बात करें ऐसा यूनिट का, तो ऐसा यूनिट होता है क्या? जूल। इस पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं हिंदी में उसी बात को। वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या है? बल लगा करके, जैसे कि हमने बॉडी को क्या किया था? डिस्प्लेस किया था। इस वस्तु को क्या कर रहे हैं हम? बल लगा करके विस्थापित कर रहे हैं। इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे विस्थापित कर रहे हैं। तो बल लगा करके किसी वस्तु को विस्थापित करने को ही कहते हैं हम कार्य। यानी कि कार्य तब होता है जब किसी वस्तु में बल लगाए और वस्तु में क्या हो? विस्थापन हो। यदि विस्थापन नहीं होता है, वस्तु वो डिस्प्लेस नहीं होती है, विस्थापन नहीं होता है, तो उसमें कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा था, दीवार में अगर फोर्स लगाऊं और दीवार न डिस्प्लेस हो, इसका मतलब मैंने कोई वर्क नहीं किया। क्लियर है? तो अब बात करें कि यानी कार्य क्या है? बल लगाकर वस्तु को विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। बल का जो फार्मूला हो गया, कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने को कहते हैं हम कार्य, और कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। फार्मूला हो गया W इज इक्वल टू F इंटू S। कार्य एक अदिश राशि है, यानी इसे दिशा की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं अदिश राशि है। कार्य कैसे है? अदिश राशि है, और इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो हम इतना ही करते हैं। फिर से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि व्हाट इज वर्क। Displacing a body by applying force is known as work, or work is done when we apply force and the body displaces along the direction of force. SI मात्रक, SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट होता है जूल। अगर फार्मूला की बात करें तो W इक्वल टू F इंटू S। आपके लेवल में क्लास 9th के लेवल के लिए है, बट फार्मूला इसमें और भी होता है। बट हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के नहीं हो, उस केस में हम लोग W इक्वल टू F cos थीटा लेते हैं। लेकिन आपके क्लास में अब 9th में इतना ही पढ़ना है कि W इक्वल टू F इंटू S। तो बल लगा करके किसी वस्तु में विस्थापन करने को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं वर्क पे जो है न्यूमेरिकल्स, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आए थे। तो हम पहले वाले न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो मान लेते हैं क्या? फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स 10 meter along direction of force. Then calculate work done. Work done by force.
वर्क डन बाय फोर्स। देखा जाए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक बॉडी है उस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है एंड बॉडी मूव्स 10 मीटर अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और बॉडी जो है फोर्स की डायरेक्शन में 10 मीटर आगे खिसक जाती है, विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो कितना वर्क डन फोर्स के द्वारा होगा, तो जरा देखा जाए हमें क्या क्या दिया हुआ है। F इक्वल टू दिया है 10 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू है 10 मीटर। सो वर्क डन W इक्वल टू F इंटू S। तो सिंपली फटाफट कर सकते हो 10 इंटू 10 यानी कि 100 क्या यूनिट क्या होगा, जूल। तो 100 जूल का वर्क किया जाएगा इस फोर्स के द्वारा। इस फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो होगा 100 जूल। तो स्टूडेंट्स अभी और बातें कर लेते हैं हम, और आगे बातें करेंगे। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेट है, जैसे कि कोई लेबर है, तो लेबर किस तरह से काम करता है, किस तरह से लेबर काम करता है उस पर बात करेंगे। तो लेबर मान लेते हैं कि m मास का कोई बॉडी है, उसको जमीन से छत पर उठा कर ले जा रहा है। जमीन से जब छत पे लेके जाएगा तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। मान लेते हैं छत जो है 2 मंजिला छत है, यानी 20 हम कैसे ले मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के 10 मीटर ऊंचा छत है, या h मीटर पहले हम मान लेते हैं। पहले हम मैथमेटिकली मतलब पहले प्रूफ करते हैं, फार्मूले को डिराइव करते हैं कि किस तरह से अगर कोई ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेगा तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो उसके कैलकुलेशन के लिए देखा जाए, मान लिया h मीटर हाइट ऊपर लेके जा रहा है, जो मास है कितना मास है, m kg मास है, कितना है m kg मास है। इस पर लगने वाला इसको जो वेट होगा इसका कितना हो जाएगा, mg के इक्वल। इस m kg मास है, तो इस मास का जो वेट होगा हमारे अर्थ पर मान लेते हैं g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg। तो अब mg जितना वेट है तो इसे ऊपर उठाने के लिए mg के बराबर ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसे डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। यानी कि mg है जो हम कह सकते हैं ग्रेविटी, mg क्या है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तब जाएगा। तो जरा देखा जाए वर्क डन कितना होगा। मान लेते हैं वर्क डन है तो W इक्वल टू होता है F इंटू S, ये फार्मूला है, आपने यही सीखा कि W इक्वल टू होता है F इंटू S। लेकिन अगर फोर्स की बात करो तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाना होगा, mg के इक्वल। तो mg के इक्वल लगाया हमने फोर्स, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, h हाइट पे, तो s की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, h, कितना h। तो W इक्वल टू हो गया हमारा क्या, mgh। तो जैसे ही आपके लिए वर्क जैसे ही आएगा न्यूमेरिकल कोई कि कोई जो है 10 किलोग्राम का कोई बॉडी है, उसे मान लेते हैं हम 20 मीटर ऊंचा ऊपर उठा ले जा रहे, सीधे ये फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं कि इफ a 20 kg wood block is carried by a man up to height 20 meter, then find work done against gravity by man। हमने कहा कि a 20 kg wood block is carried by a man up to height 20 meter। 20 kg का है और 20 मीटर हाइट तक जो है इसे हम लोग ऊपर उठाना है। तो देखा जाए इसका कितना वर्क डन होगा, तो हम पहले ही जानते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने कहा था W इक्वल टू अगर बात करें तो ये हो जाता है mgh। तो m हमारा होगा 20, g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और h भी है 20। इस तरह से 2 2 से कितना हो जाता है 4 और ये 000 4000 जूल इज वर्क 4000 जूल इज डन बाय द मैन। तो इस तरह से आप अगला वाला न्यूमेरिकल ये और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करते हैं अगले वाले न्यूमेरिकल। अगले वाला न्यूमेरिकल एक कार है, कह रहा है कि कार वेटिंग 1000 kg,
कितना है 1000 kg। देखिए ये 100 kg लिखा हुआ है, इसको 1000 kg बना लेंगे। A car weighing 1000 kg and traveling at a speed of 20 meter per second stops at a distance 50 meter accelerating uniformly। कह रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के द्वारा, यानी एक्चुअली ब्रेक लगाया जाता है। जैसे कार है, कार चल रही है, कार पे ब्रेक लगाया जाता है। तो क्वेश्चन हमने देखा कि एक 1000 kg का कार है, अब ये आगे बढ़ रहा था लेकिन इसे ब्रेक मारा गया तो 50 मीटर डिस्टेंस पे जा करके, कितना डिस्टेंस है ना, 50 मीटर आगे जा करके कार रुक गई। क्लियर है? तो सबसे पहले तो इस तरह से जब भी कोई कार जा रही है उसमें ब्रेक मारा जाए और स्टॉप हो, इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल हो तो आप सीधे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ हमेशा, तो आपको आपकी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो मिल जाती है। हमेशा याद कर लो कि ऐसे केसेस में कि आपको नॉर्मली कंफ्यूजन ये हो रहता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगाएं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगाएं। तो ऐसे वाले केस में जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए या इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ऐसे वाले केसेस में अक्सर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो आपका ज़्यादा इजी हो जाता है, काम हो जाता है आसानी से। तो जरा देखा जाए क्या क्या दिया है, पहले हम सोल्यूशन करते समय सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमारा जो मास दिया है वो 1000 kg दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u, बात करें तो 30 मीटर पर सेकेंड। v कितना होगा, कह रहा है स्टॉप हो जा रहा है, जो कार है स्टॉप हो जा रहा है, इसका मतलब v क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब डिस्टेंस s की बात करें तो 50 मीटर दे रखा है। एक्सेलरेशन नहीं दिया है, एक्सेलरेशन हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसे केस में ये हो गया v स्क्वायर, हमारा v की वैल्यू कितना है, 0 था, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू है 50। इस तरह से हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू 3 3 सा 9 यानी 900 प्लस 100, 52 सा 100a। सो 100a माइनस 100a इज इक्वल टू 900। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। और जब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो आप जानते हो कि कितना फोर्स लगेगा। पहला क्वेश्चन आपका व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स होता है F इंटू एम में। तो एक्सेलरेशन पता चल गया तो आप लोग फार्मूला लगा दो तुरंत और इससे कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से आप जो है, और वो हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। लेकिन यहाँ ए एक्सेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन था, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो 1000 इंटू सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे इंटू 9 दैट इज 9000 न्यूटन। तो 9000 न्यूटन का फोर्स लगा इस पर। और बात कर लेते हैं हम कि कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू एस। तो F मेरा है 9000 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, तो 9 5 जा 45 और ये 40 आगे उसके लगा दिया और इतना जूल 4,50,000 जूल वर्क इज डन। साइंटिफिक नोटेशन में यदि हम इसे लिखें तो इट विल बी रिटेन एज 4.5 इंटू 10 टू पावर, कितना डेसिमल पीछे आए 1 2 3 4 5, सो 10 टू पावर 5 पॉजिटिव होगा 10 टू पावर 5 जूल, क्योंकि डेसिमल को हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो 10 के पावर कितना पॉजिटिव होता है। ये है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ब्रॉडेन करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या आगे होता है। तो ज़रा देखते हैं थोड़ा सा, हम वर्क से पहले, फोर्स से पहले हम नॉर्मली एक वेक्टर की बात कर लेते हैं। नॉर्मली किसी वेक्टर को हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेंथ होती है, लाइन की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, और लेंथ का जो हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जरा एक बार देख लो, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। आप डिफिनेशन जब पढ़ते हो वेक्टर का, द क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम इसे एरो से डिनोट क्यों करते हैं? एरो से इसलिए डिनोट करते हैं, एरो की लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताती है और एरो का जो हेड होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर जा रहा होता है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो ये वेक्टर मान लेते हैं, मेरा कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर मैंने नाम रख दिया वेक्टर है, वो ए है, इस डायरेक्शन में है, और जेंटल से मान लेते हैं उसने एंगल थीटा पे है।
हॉरिजॉन्टल से कितना डायरेक्शन पर है, थीटा डायरेक्शन पे। अब मैं इसका प्रोजेक्शन यानी कि छाया, प्रोजेक्शन मींस क्या, इसकी छाया, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो मैं यहाँ पे लूंगा। तो यहाँ से जरा देखा एक ट्रायंगल बन जाएगा OPQ, एक राइट ट्रायंगल होगा कि हाँ यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। गलत, नहीं होती है। 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर दूसरी वाली साइड जो होती है वो बेस होती है। थीटा से अटैच जो साइड होती है हाइपोटेनस के अदर देन हाइपोटेनस वो होती है बेस। अब ये हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जरा देखा जाए बेस है क्या चीज, यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे, यहाँ पे जो एंगल थीटा है तो cos थीटा बेस क्या है, यहाँ पे जरा बेस बताना क्या है, कितना है OQ बेस, OQ अपॉन जो है हाइपोटेनस क्या है OP, तो हाइपोटेनस OP। अब मैं OQ की वैल्यू, क्योंकि यही छाया है वही प्रोजेक्शन है OQ, तो OQ अगर निकालें तो OQ को यहाँ पे साइड चेंज करें तो OQ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा OP cos थीटा। कितना हो जाएगा OP cos थीटा। इस तरह से अगर थीटा एंगल पर किसी भी वेक्टर को ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, तो उसका अगर A है तो OP मतलब A, OP का मतलब क्या है A है, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर A cos थीटा। अगर इसे वेक्टर में लिखें तो वेक्टर OQ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, वेक्टर A cos थीटा। तो OQ जो है हमारे वेक्टर A का क्या था, प्रोजेक्शन था। तो थीटा एंगल पर किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, उस वेक्टर इनटू cos थीटा हो जाएगा। सिंपल से समझ लेते हैं। तो उसी तरह से हम वर्क में जा रहे हैं थोड़ा सा आगे देखने। तो वर्क मेरा एक वर्क कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें फोर्स के बारे में बात पहले करें। मान लेते हैं मेरा फोर्स है, ये कोई वुड ब्लॉक है, वुड ब्लॉक है और ये अर्थ के ऊपर ऐसे रखा हुआ, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो वुड ब्लॉक है इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इधर ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, जबकि फोर्स लगा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, मेरा डेफिनेशन क्या कहता था कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, यही लिखे थे ना आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जो फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो रही है, इधर नहीं हो रही है, बल्कि हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं देखूंगा कि मेरा फोर्स जो लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट काम कर रहा है। तो उसका हम ले लेते हैं प्रोजेक्शन। जैसे A का A cos थीटा हो गया था, तो इसी F का हमारे क्या हो जाएगा, F cos थीटा होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा। तो फोर्स का जो इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितनी हो जाएगी, F cos थीटा। तो इस तरह से अब हम अगर निकालें तो यहाँ वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मेरा F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा है S। तो अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा और अच्छा से करते हैं, तो इसे लिखते हैं Fs cos थीटा। तो आपके पास एक नया फार्मूला इसमें मिल गया। पहले आप W इक्वल टू Fs लिखते थे, लेकिन अभी आ गया फार्मूले में क्या आ गया, Fs cos थीटा इफ द फोर्स इज नॉट एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस में जो है जो फार्मूला यूज करोगे आप वो होगा W इक्वल टू Fs cos थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं हम स्पेशल केसेस का। हमने देखा था कि W इक्वल टू क्या होता है, Fs cos थीटा। W इक्वल टू क्या होता है, Fs cos थीटा। W इक्वल टू कितना होता है, Fs cos थीटा। तो स्पेशल केसेस में बात करेंगे कि थीटा डिफरेंट पोजीशन पे थीटा के क्या होगा। तो चलो देखा जाए, बात कर रहे हैं हम कि अभी हम स्पेशल केस एक डिस्कस करने जा रहे हैं, कुली वाला केस। कुली एक कुली है, अपने ऊपर जो है एक कुली जा रहा है, इसके सिर के ऊपर अपना बोझ लिए हुए है, ठीक है ना, ट्रेवल कर रहा है। अब मान लेते हैं कि इसका जो है m kg जो है
m kg वेट जो है लेके जा रहा, तो mg इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, mg कितना लगेगा नीचे की तरफ। ये पुली आगे बढ़ रहा है इस दिशा में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, मान लेते हैं s डिस्टेंस वो चला इधर, हाँ ठीक। क्लियर है। तो फेमस जो एग्जांपल है पुली का, कि पुली लेके जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में पुली कितना काम कर रहा है। तो हम देखा जाए कि पुली कितना काम कर रहा है, तो देखा जाए जो एंगल है यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो W इक्वल टू हमारा होता है FS cos थीटा। तो हमारा यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा 90, तो F की वैल्यू F है mg के बराबर होगा, तो mg इंटू S cos 90। और बात करें हम तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, जिसे आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में सीख लेंगे। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। Zero। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना, 0 से सारा मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि पुली द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। पुली अपना भी लोड लेके जा रहा है, बट पुली द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, फिर भी आप उसे पे करते हो, क्यों? क्योंकि आपका सामान एक जगह दूसरे जगह डिस्प्लेस किया है, हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में सच में कोई कार्य नहीं किया है। जिस तरह से हम मैथमेटिकली देखें तो उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई भी कार्य नहीं किया। क्लियर है ना। बस उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सामान को डिस्प्लेस कर दिया है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ वेट काम करता है। तो सिर्फ अपनी बॉडी को आगे बढ़ाया, तो उसके बॉडी के बढ़ने के साथ साथ वो उसका जो लोड था वो भी आगे बढ़ गया। क्लियर है। तो इस तरह से फेमस, हाँ, वर्क डन 0। पुली द्वारा इस तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा 0 होगा। अब हम इसी पे जाते हैं। तो पहला केस यानी व्हेन थीटा इक्वल टू 0, यानी कि जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगे, यानी डिस्प्लेसमेंट जैसा हो रहा हो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री का हो। कितना हो 90 डिग्री का हो। ऐसे केस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है 0 होता है हमेशा। तो ये हमारा पहला केस आपका था। अब केस 2 बात करते हैं। केस 2 बात करते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू, आपको कर लेते हैं 0। थीटा इक्वल टू कितना 0। थीटा इक्वल टू 0 मीन्स कि जिधर जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो ऐसे केस में जो cos 0 की वैल्यू होती है W इक्वल टू हो जाएगा हमारा FS cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो W इक्वल टू FS हो जाएगा, और यही मैक्सिमम वर्क होता है। यानी कि अगर फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे तभी वो फोर्स हमारा मैक्सिमम वर्क करेगा। तो मैक्सिमम वर्क किसी भी फोर्स के द्वारा कब होगा, जब हमारा थीटा कितना हो 0 हो, यानी फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा हो। केस थर्ड, तो केस थर्ड की बात करें हम, तो केस थर्ड में क्या हो गया, मान लेते हैं कि हमारा थीटा क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा FS cos 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री का जो cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में -1 होता है। तो W इक्वल टू हो जाएगा -FS, यानी जो वर्क होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरह से हमने वर्क के बारे में देखा, तो वर्क 0 हो सकता है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क निगेटिव हो सकता है। किन किन कंडीशन में हो सकता है, ये पॉजिटिव वर्क कब है, जब फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम करे तब हमारा वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लगे, 180 मतलब अपोजिट में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उस पर जब ब्रेक लगेगा तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। तो इस तरह से जो वर्क डन वहां पे होगा ब्रेक के द्वारा, जो ब्रेक है वो कैसा वर्क डन होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। जैसे कोई कार, अभी ने एग्जांपल लिया था कि कार हमारी आगे बढ़ रही थी, तो जब कार आगे बढ़ रही थी ब्रेक अप्लाई किया गया और 50 मीटर बाद जो है रुक गई थी। तो जब ये 50 मीटर बाद रुक गई थी, इसका मतलब ये था कि जो कार है, कार पे जो ब्रेक जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो वहां पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि एंगल वहां पे कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा कितना, -FS।
कितना हो जाएगा -F। पॉजिटिव वर्क जब होगा जब सेम डायरेक्शन में, यानी फोर्स की डायरेक्शन में ही, जब फोर्स की डायरेक्शन में, जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स लगे तो पॉजिटिव वर्क होगा। और वर्क जीरो कब होगा, जब दोनों ही डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर के फोर्स के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री थीटा हो, तो उस केस में जो होगा तो वर्क हमारा कैसा हो सकता है, तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो नोट करिए, आगे के हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे फिर।